माँ, हमने सारा सामान खरीद लिया है, चलो अब घर चलते हैं। घने बादल हो रहे हैं, कभी भी बारिश पड़ सकती है। हाँ चल बेटी। वो दोनों घर जा ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। ओह नो माँ, जल्दी चलो नहीं तो हम भीग जाएंगे। वो दोनों तेज तेज कदमों से चलती हैं, लेकिन फिर भी वो भीग ही जाते हैं। माँ आ जाओ यहाँ इस बस स्टॉप के नीचे। अब क्या फायदा बेटी, अब तो हम भीग ही चुके हैं। फिर भी कम से कम हमारा सामान तो नहीं भीगेगा ना। वो दोनों माँ बेटी वहीं खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। उसी बस स्टॉप पर रौनक नाम का एक लड़का बस का वेट कर रहा था। रौनक एक नजर बस के आने की राह को ताकता तो एक नजर सिंपल को। अरे क्या आप दोनों भी बस का ही वेट कर रहे हैं? नहीं, मैं और माँ तो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। ओह अच्छा, वैसे आप दोनों को जाना किधर है? जी बस यहीं पास के ही गांव में। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन रौनक सिंपल को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो सिंपल को ढूंढते हुए उस गांव आ पहुंचा। लेकिन काफी ढूंढने पर उसे सिंपल कहीं नहीं मिली। वो चलते चलते गांव के मंदिर जा पहुंचा। हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता कि वो लड़की कहाँ है, लेकिन अब उस तक पहुंचने के लिए तुम ही मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। रौनक ने पलट कर देखा तो सामने सिंपल खड़ी थी। सिंपल भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज मंदिर आकर उन्हें जल चढ़ाती थी। सिंपल को देखते ही रौनक ने उसे अपने मन की सारी बात कह डाली। देखिए, इस बारे में अगर आप मेरी माँ से बात करो तो वही ज्यादा बेहतर होगा। सिंपल रौनक को अपने घर ले आई। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है माँ जी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आज ही भगवान को साक्षी मानकर आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ। गरीब माँ ने झट से अपनी बेटी का हाथ रौनक के हाथ में दे दिया और शिव जी के मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। गरीब माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इस गरीब माँ के पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस आटा पीसने वाली चक्की के। दहेज स्वरूप ये चक्की तू अपने ससुराल ले जा। शादी के बाद सिंपल उस चक्की के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास और मॉडर्न ननद उसे देख बहुत नाराज होती है। भैया, ये किस भिखारन को उठा लाए हो? तमीज से बात करो निकिता, ये तुम्हारी भाभी है। ए भिखारन, चल निकल मेरे घर से। अरे तुझ जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी न रखूं, बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है। फिर अपने बेटे की खातिर वो उसे अपने घर में रख लेती है। नई नवेली दुल्हन के घर में आते ही उसकी ननद और सास ने उसे घर के कामों में लगा दिया। ये ले, ये राशन के गेहूं हैं, इन्हें पहले चक्की पर पीस, उसके बाद ही तुझे खाने को मिलेगा। इस घर में रहने की जगह तो हम तुझे दे चुके हैं, लेकिन अपना गुजारा तुझे खुद ही करना पड़ेगा। बड़ी अकड़ के साथ निकिता ये बात बोलकर चली गई। फिर सिंपल ने चक्की पर गेहूं पीस कर अपने लिए रोटियां बनाई। दोनों माँ बेटी उस पर सितम करने लगी। उसे खाने को ठीक से नहीं देती, उसको जमीन पर सुलाती और सारा दिन घर का काम करवाती। एक रोज निकिता अपनी माँ से, माँ, बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो न शिमला घूम कर आते हैं, लेकिन सिर्फ हम दोनों, और कोई नहीं। उन दोनों की बात सुनकर बेचारी सिंपल उदास हो जाती है। फिर अगली सुबह निकिता और उसकी माँ विमला शिमला के लिए निकल जाती है। सिंपल जब अपने लिए नाश्ता बनाने लगी तो उसने सोचा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। माँ जी और ननद जी घर पर नहीं है तो क्यों ना मैं डब्बे में रखे आटे की रोटी बना लूं। नहीं, ये धोखा होगा, मैं गेहूं पीस कर ही अपने लिए रोटी बना लूंगी। भोलेनाथ उसकी ये ईमानदारी देख रहे थे। फिर जैसे ही सिंपल चक्की लेकर गेहूं पीसने बैठती है, तभी वो सब गेहूं सोने में बदल जाते हैं। अरे ये गेहूं, ये तो सोना, लेकिन ये हुआ कैसे? तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं। सिंपल उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सिंपल, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने तुम्हें इस छोटे से उपहार से नवाजा है। तभी शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर शाम को रौनक घर आया तो सिंपल ने उसे सारी बात बताई। फिर सिंपल ने उन गेहूं को बेचकर अपने लिए नया घर ले लिया। उधर उसकी ननद और सास को वापस आकर ये बात पता चली। ये भिखारन तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो रातों रात फर्श से अर्श पर आ गई। अब रौनक ने अपना अलग काम शुरू कर लिया और अपने भाई का बिजनेस पर से साथ छूट जाने की वजह से निकिता को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ और उसका सब कुछ बिक गया। उधर रौनक का कारोबार दिन पर दिन बढ़ने लगा और उसके पास खूब पैसा आ गया। फिर जब सिंपल को ये बात पता चली तो वो उन दोनों को अपने साथ अपने नए घर में ले आई। हमने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा किया भाभी, लेकिन फिर भी तुम, मुसीबत के वक्त तो परिवार ही काम आता है ना दीदी। और फिर माँ और बहन कितना भी कुछ कह ले, लेकिन उनसे नाराज नहीं रहा जाता, और आप दोनों तो मेरे लिए माँ और बहन समान हो। सिंपल की बात सुनकर निकिता और उसकी माँ को अपने किए का एहसास होता है और वो दोनों सिंपल से माफी मांगती हैं। सिंपल उन दोनों को माफ कर देती है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।
शारदा एक कोठी में काम करती थी। कोठी की मालकिन नंदिनी बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। नंदिनी की बेटी स्वाति 5th क्लास में थी। उधर शारदा की बेटी शालू भी 5th क्लास में थी। कभी कभी शालू के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शारदा के साथ काम पर आ जाती थी। शालू, तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ शारदा, आज तू फिर शालू को अपने साथ ले आई? वो भाभी जी, इसके पापा गांव गए हुए हैं, घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी, वैसे भी इसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6ठी पढ़कर शादी कर देते हैं। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा, तुम्हारी माँ गरीब है, वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम, तो उसके बलबूते तो तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकती। शारदा, बच्चों को वही सपने दिखाया करो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। बेकार में ही तुम शालू के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब माँ हो। शालू का मन उदास हो गया। जब वो शारदा के साथ घर जा रही थी तब उसने उससे पूछा, मम्मी, गरीब क्या होता है? और आंटी हमें गरीब क्यों कहती हैं? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते मम्मी? क्या मैं बेकार ही सोच रही हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना शालू बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अच्छा चल, मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड्डू खरीद कर देती हूँ। तुझे लड्डू अच्छे लगते हैं ना? ठीक है मम्मी, आप मुझे 1 नहीं 2 लड्डू लेकर देना। शारदा शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर ही नजर रखे। एक दिन शारदा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है। वहीं स्वाति अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही है। तभी नंदिनी स्वाति को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, स्वाति, कितनी देर और गेम खेलोगी? चलो पढ़ लो, पता है ना तुम्हारे कल से एग्जाम शुरू हैं। मॉम, बस थोड़ी देर और खेलने दो ना, अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ। मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ आता है। स्वाति बिटिया, कमरे में झाड़ू लगा लूं? नहीं आंटी, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, आज मेरी छुट्टी है स्कूल की। अभी आप रहने दो, थोड़ी देर बाद लगा लेना। स्वाति बिटिया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है, आपकी मम्मी बता रही है। शारदा भी स्वाति को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अचानक नंदिनी ने आकर सारी बातें सुन ली। शारदा, ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें यह हक किसने दिया? अपनी हद में रहो, तुम एक नौकरानी हो समझी। और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, तुम तो घर में ही घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना नंदिनी भाभी, मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ ले। ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से, बाहर की सफाई करो। और स्वाति, मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना। नंदिनी की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी स्वाति पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाति की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मैं भूल गई मम्मी। अब कैसे होगा, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो, इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करोगी? मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे का ऑफ था, इसलिए शारदा के साथ शालू भी आई हुई थी। शालू के एग्जाम खत्म हो चुके थे। शालू नंदिनी के पास आई और बोली, आंटी, अगर आप कहो तो मैं स्वाति की हेल्प कर सकती हूँ। मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं स्वाति को मैथ्स पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी शालू? तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी, मैथ्स के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं। हमारे स्कूल में भी स्वाति के स्कूल जैसी ही किताबें हैं। मेरा कोर्स स्वाति के साथ मिलता जुलता है। अगर आप कहो तो मैं स्वाति को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो। मॉम, क्या कर रहे हो? शालू मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं क्या करूंगी कल एग्जाम में? एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना फिर जैसे पेपर करने, मैं क्या करूं?
शालू स्वाति को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में नंदिनी देखती है कि स्वाति शालू से बहुत अच्छे से मैथ्स समझ रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। नंदिनी भाभी चिंता मत करो, शालू मैथ्स में बहुत अच्छी है। इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ, मुझे दिख रहा है, स्वाति शालू से अच्छे से समझ पा रही है। शालू के पास 2 दिन का टाइम था। वो शनिवार और इतवार दोनों दिन स्वाति को खूब मेहनत करवाती है। शालू का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके बताए गए तरीके से स्वाति मैथ्स को करती है। अगले दिन सोमवार को जब स्वाति पेपर देकर आती है तो वो बहुत खुश थी। मम्मी, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। आपको पता है, शालू ने मुझे एक एक चीज समझाई थी। मेरी ही सोच गलत थी। मैंने हमेशा शारदा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाति को पढ़ा रही थी। मुझे शारदा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद स्वाति का रिजल्ट आ जाता है। स्वाति के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। नंदिनी जानती थी कि स्वाति के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है। शालू बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तुमने स्वाति की बहुत मदद की। ये लो तुम्हारे लिए लैपटॉप। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होती है ना, और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शालू के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था। नंदिनी जानती थी कि शालू ने जो स्वाति के लिए किया वो भी काबिले तारीफ था। नंदिनी पैसे वाली थी। वो एक गरीब माँ की बच्ची का भविष्य बनाने में मदद कर सकती थी। एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी। उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया। अब कभी भी स्वाति को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो नंदिनी शालू को बुला लेती। नंदिनी ने देखा कि व्यक्ति अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, व्यक्ति का चरित्र मायने रखता है। अच्छी संगत में रहने से बच्चे अच्छी सीख ही लेते हैं। स्वाति को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता था, पर आज वो भी शालू के साथ रहने से पढ़ने में अच्छी हो गई।